आज हम कुछ ऐसे मास्टरमाइंड्स, रियल लाइफ हीरोज की बात करने वाले हैं जिन्होंने अंडरकवर एजेंट्स बनकर, जासूस बनकर और अननोन मैन के तौर पर अपने कारनामों से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये ऐसे मास्टरमाइंड्स हैं जिनके आगे फिल्मों की स्क्रिप्ट भी फीकी पड़ जाए। और इनमें से एक है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जो कि 7 साल तक इंडिया के अंडरकवर एजेंट थे पाकिस्तान में। ये बात करते हैं इंडिया के कुछ लेजेंडरी स्पाइज की, जासूसों की, जिन्होंने अपने सर पर बहुत शानदार काम किया। और उनमें से एक हैं अजीत डोभाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं 2014 से। बताया जाता है कि वो पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट बनकर 7 साल तक रहे। और खुद एक दिलचस्प किस्सा वो सुना रहे थे कि किसी ने एक बार उन्हें पकड़ लिया कहते हुए कि आप हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने खुद को बचा लिया। तो किस तरह से इंडियन एजेंट्स ने देश के लिए काम किया, कुछ इम्पॉर्टेंट दिलचस्प किस्से डोभाल साहब के बताइए। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ आपको कि डोभाल साहब वहाँ पर आई थिंक 81 से 87 तक पाकिस्तान में रहे और बहुत ही अहम योगदान उनका वहाँ पर भी रहा। और बहुत ही जो है हम्बल पर्सनालिटी है उनकी। कोई उनको ऐसा ईगो नहीं है कि वो आईबी के चीफ रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, उसके बाद करीबन 3 बार लगातार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट पर्सनालिटी उनकी बाहर से है, लेकिन जितनी सॉफ्ट वो बाहर से है उतनी ही हार्ड, उतना ही शार्प वो अंदर से है। तो कुछ किस्से तो उन्होंने खुद मुझे सुनाए हैं, लेकिन क्योंकि वो एनएसए हैं अभी और अभी उनकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए मैं वो नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे आपने किस्सा बताया, तो ऐसे किस्से बहुत हैं। कुछ किस्से तो ये भी हैं कि डोभाल साहब खुद एक दूसरे बेस में वहाँ पर रिक्शा पुलर की तरह गए या कुछ बेचने लगे। वो अमृतसर का मामला है आदित्य, जब ऑपरेशन थंडर हुआ था खालिस्तानियों के खिलाफ, तो उन्होंने एक रिक्शा चालक का रूप बना लिया, बहरूपिया बनकर, और खुद को वहाँ पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर बताकर वो खालिस्तानियों से मिल गए। और उन्होंने जो इंडियन एजेंसीज के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया था। जी बिल्कुल। तो ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं डोभाल साहब की जो उन्होंने किया है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है कि बहुत ही शानदार व्यक्तित्व उनका है। इनफैक्ट पैंडेमिक के दौरान मेरी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मदद इसलिए की कि अंदर से झिझक होती है, मैं किसी से फेवर नहीं लेना चाहता, जबकि मैं सबको जानता हूँ सरकार में या फिर प्राइवेट लाइफ में। लेकिन जब मेरे परिवार में किसी के साथ बहुत बड़ी एक क्राइसिस हुआ, पैंडेमिक में नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तो अचानक से उनका फ़ोन आया मेरे पास और बोला कि किसी ने मुझे बताया कि आपके अंकल हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हैं, तो आपको अस्पताल नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप इस अस्पताल में लेके जाइए जो सरकार का है। उनका खुद से आपको फ़ोन आया? खुद से फ़ोन आया। तो आप देखिए, और उसके करीब 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद मैं उनके पास गया, मैंने हाथ जोड़े और मैंने बोला कि आपने उनकी ज़िंदगी बचा ली। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मेरा परम धर्म था, परमम धर्मम। तो ये उनकी पर्सनालिटी है। और मैं तो कहूँगा कि चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो कोई भी कोना हो, उसकी बारीकी से पहचान बहुत अच्छे से करते हैं। आप ये एग्जाम्पल आप देखिए कि अफ़गानिस्तान में क्राइसिस होता है, तालिबान टेक ओवर करती है पूरी तरीके से, और पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान हो या हक्कानी नेटवर्क हो, ये तो हमारे लिए काम करते हैं, ये तो हमारी टीम बी की तरह अफ़गानिस्तान को चलाएंगे। और आज 2025 में आप देखिए कि पाकिस्तान और तालिबान के क्या संबंध हैं, वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और दुबई में जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो तालिबान से मुलाकात करने जाते हैं। जयशंकर जो है तालिबान से मुलाकात करते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं। तो ये कौन कर रहा है? कोई तो जो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में बैठा है, जो ये सोच रहा है कि तालिबान जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करता है वो तो गलत है, उसको कंडेम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल शतरंज है उसमें तालिबान के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज रखना बहुत मजबूती है। इसलिए भी क्योंकि जो लोग हैं, अफ़गानी लोग हैं, वो हमारे साथ उनका बहुत ही अच्छा जो है ताल्लुक़ है। और सदियों से भारत और अफ़गानिस्तान के बहुत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत ने बहुत ह्यूमैनिटेरियन मदद की है अफ़गानिस्तान में, वहाँ के लोगों की, चाहे कोई भी सरकार हो। तो और स्ट्रेटेजिक तौर पर भी अफ़गानिस्तान के साथ रिश्ते रखना भारत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं।
हम डोवाल साहब के रोल पर ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ उस पर भी लौटेंगे, लेकिन अगर हम वापस लौटते हैं लेजेंडरी स्पाइस पर, जासूसों पर, तो इंडिया के एक लेजेंडरी स्पाई हुए रविंद्र कौशिक, जिन्हें इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने ब्लैक टाइगर तक कहा था, और जो पाकिस्तानी आर्मी में घुसपैठ कर गए थे एक बड़े ऊंचे स्तर पर। हालांकि बाद में वो पकड़े गए। किस तरह से आज भी रॉ में, RNAW में उनकी चर्चा होती है, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कवर करते हैं, मैंने सुना है कि उनकी बातें एकेडमी में भी पढ़ाई जाती हैं। देखिए, क्योंकि आपने RNAW की बात की तो, और आपने उनका जिक्र किया इंदिरा गांधी, जिनको बहुत लोग दुर्गा का कहते थे, तो दुर्गा जो हैं, दुर्गा माता जो हैं, उनका बहुत ही सिग्निफिकेंस है RNAW में। इसमें मैं डिटेल में तो नहीं कह सकता कुछ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि दुर्गा को वर्शिप जो है RNAW एक अनदर लेवल पे करता है, और उन्हीं से एक ब्लेसिंग लेता है या सीख लेता है कि उनके ऑपरेशंस कैसे होंगे और क्या क्या वो दुनिया भर में करेंगे। रविंद्र कौशिक एक लेजेंडरी फिगर रहे हैं RNAW और हिंदुस्तान, भारत की पूरी हिस्ट्री में। रविंद्र कौशिक ने बहुत बारीकी से पाकिस्तान में अपना समय बिताया और बारीकी से समझा पाकिस्तान की पूरी आर्मी को और उनके पूरे रहन सहन को, और उसमें इन्फिल्ट्रेट किया। आर्मी में वो सर्व करते रहे और भारत की RNAW को और सरकार को पूरी डिटेल्स देते रहे। बहुत ही अहम जो है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें हैं। उनके बाद पकड़ लिया ये। हालांकि उनका कवर कैसे उड़ा, कैसे पता चला कि ये इंडियन एजेंट हैं? आई थिंक कुछ डिटेल्स वहाँ पर रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है पकड़ी जाती हैं। कुछ फिल्म्स भी इसको लेकर कुछ आई हैं जिसमें डिटेल्स बताई गई हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पर शादी भी की, वहाँ उनका एक बच्चा भी हुआ था, पूरा फैमिली, हाँ, पूरे अच्छे से वहाँ पर फैमिली के साथ रविंद्र कौशिक रहते थे। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो बहुत चीज़ें सामने नहीं आती कि कई बार क्या होता है कि आप किसी को प्लांट कर देते हैं किसी गैंग में। आप देखें हिंदुस्तान में, मुंबई में कितने गैंग रहे। आपने दाऊद इब्राहिम का देखा, छोटा राजन का देखा, छोटा शकील देखा। ऐसे ही पाकिस्तान में बहुत सारे गैंग्स हैं, चाहे वो बलोच गैंग हो, चाहे वो रहीम डकैत का एक गैंग हो, चाहे वो पश्तून का गैंग हो, और उनके ऑपरेशंस मेजरली कराची में रहते हैं, कराची के आसपास रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि गैंग्स के अंदर आप लोगों को प्लांट कर देते हैं और वहाँ पर वो अपना काम करते हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें जो है, छोटा राजन ने बहुत चीज़ें ऐसी बोली हैं कि वो जब दाऊद इब्राहिम के खिलाफ गए मुंबई में, जो बम कांड हुआ उसके बाद, तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें ये सामने नहीं आती। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और चीज़ें सामने आएंगी कि कैसे ये गैंग्स ऑपरेट करते हैं। और जैसे विक्रम सूद साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज मस्ट हैव लॉन्ग मेमोरीज। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का कोई आर्मी का या यहाँ का कोई इंटेलिजेंस एजेंट सीधे वहाँ चला जाए। वहाँ के लोगों को भी इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से जो है ऑपरेशंस चला सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जितनी भी एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, चाहे वो किसी भी देश की हों, वहाँ पर इंटेलिजेंस के एजेंट्स रहते हैं। आप देखिए पाकिस्तान का हाई कमीशन यहाँ पर है दिल्ली में, तो वहाँ पर ISI का एक स्टेशन चीफ रहता है, और ISI के पूरे जो वीज़ा काउंसलर का डेजिग्नेशन दे देते हैं उनको, या काउंसलर देते हैं, या इकोनॉमिक अटैचे बोलते हैं, लेकिन असली में तो वो ISI के पूरे लोग हैं। अभी देखिए कि अभी ISI का एक जो है नेटवर्क बस्ट किया गया पाकिस्तान हाई कमीशन में, जो कि एक ज्योति मल्होत्रा करके एक लड़की थी, उसके साथ बातचीत करते थे। हाँ, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उसने पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान में पूरा 6-7 गनमैन के साथ, सिक्योरिटी के साथ उसको घुमाया और बाकी देशों में भेजा। उसके बाद 1-2 और यूट्यूबर्स को पकड़ा गया, पंजाब से भी कुछ लोगों को पकड़ा तो गया। पंजाब से, हरियाणा से इन लोगों को पकड़ा गया, और ये लोग यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है देते थे। तो ये एक बहुत ही बारीकी मसला है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल, मेरे को धीरे धीरे चीज़ें याद आ रही हैं। गलवान की घटना जब घटी भारत और चीन के बीच में, 2020 का समय होगा, मई के उसी कुछ दिन के बाद मुझे व्हाट्सएप पे एक कॉल आया और बोला हिंदी में कि मैं ऐसे जर्नलिस्ट हूँ, मैं डेली टेलीग्राफ लंदन के लिए काम करता हूँ, बहुत साल पहले हमारी बात हुई है, लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाह रहा था गलवान के ऊपर कि क्या हो रहा है, कौन सी आर्मी की मूवमेंट्स वहाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो मैंने बोला कि देखिए मुझे तो कुछ डिटेल पता नहीं है, और आपको पता है कि मोदी सरकार है, ये लोग तो ज़्यादा कुछ बताते नहीं, तो हमें जर्नलिस्ट को खुद ही जो है कोशिश करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने बोला चलिए ठीक है, अभी मैं बिज़ी हूँ। तो उन्होंने बोला चलिए मैं कल फ़ोन करता हूँ। तो मुझे कुछ शक हुआ, तो मैंने डेली टेलीग्राफ के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ को फ़ोन किया और बोला कि ये आदमी आपके लिए काम करता है? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है।
फिर मैंने 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को फ़ोन किया भारत में और उनको बोला ये नंबर है। तो उन्होंने बोला जब भी अगली बार फ़ोन आएगा आप रिकॉर्ड कीजिएगा। तो अगले दिन फ़ोन आया, मैंने रिकॉर्ड किया पूरा और तब मुझे शक खुद से हुआ क्योंकि उनका जो एक्सेंट था पंजाबी था और वो पंजाबी हिंदुस्तानी पंजाबी एक्सेंट नहीं था, पाकिस्तानी ये पंजाबी। पाकिस्तानी पंजाबी एक्सेंट था। और तब उन्होंने मुझे बोला कि कुछ जर्नलिस्ट का उन्होंने नाम लिया कि इनका नंबर आप दे दीजिए। और जो, अब मैं जर्नलिस्ट का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जैसे गौरव करके कोई जर्नलिस्ट हैं, वो डिफेंस वो कवर करते हैं, तो उन्होंने बोला गौरव करके कुछ ऐसा ना पंजाबी में ये बोला। तो उससे पूरा मुझे क्लियर हो गया कि ये तो गड़बड़ है कुछ। तो मैंने रिकॉर्डिंग जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेजी और शाम तक मुझे बताया गया कि ये जो नंबर है ये दिल्ली के एक इलाके से लिया गया 3 साल पहले और पाकिस्तान हाई कमीशन में कोई था तैनात, उसने ये नंबर ख़रीदा था। अब ये नंबर तो बंद है लेकिन इस पे व्हाट्सएप चलता है और ये 3-4 साल से लगातार ये व्हाट्सएप चलाते हैं और जर्नलिस्ट को या ज़्यादातर आर्मी के लोगों को फ़ोन करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, पोजिंग एज आर्मी ऑफिसर। तो मेरे को ये पोज कर रहा था एज अ जर्नलिस्ट टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन ऑन आर्मी मूवमेंट कि लद्दाख में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये तो लगातार, क्योंकि फिर मैंने हिस्ट्री देखी तो जब आर्टिकल 370 का नलिफिकेशन हुआ, एब्रोगेशन हुआ, उस वक्त भी इसने मुझे फ़ोन किया था। लेकिन क्योंकि इंटरनेट वहाँ कश्मीर में नहीं चल रहा था तो मैं इससे बात नहीं कर पाया। तो ऐसा तो बहुत होता है। ये भी एक एस्पियोनाज का तरीका है कि आप बेस बदल के, नाम बदल के, अपना करियर सब कुछ बदल के आप इन्फॉर्मेशन सीख करें। तो ये भी एक तरह के अननोन मैन है जो इनविजिबल आर्मी का, अदृश्य सेना का काम करते हैं। बिल्कुल। आप देखिए अननोन गनमैन क्या क्या नहीं कर रहा। अभी आप देखिए हाफिज सईद के एक राइट हैंड मैन है सिंधी करके, उन पर हमला हुआ, गिराया गया। उसके बाद लश्कर तोयबा के या बाकी जो टेरर ग्रुप्स हैं यूएन डेजिग्नेटेड, उनके लोगों को जो है वहाँ बहुत ऐसे जो हैं बलोच ग्रुप्स का नाम आता है, पश्तून ग्रुप्स का नाम आता है और वहाँ पर जो है ऐसे हमले हो रहे हैं। बहुत चीज़ें जो है सामने नहीं आती क्योंकि आप पाकिस्तान मीडिया का रोल देखिए कि आईएसपीआर जो पाकिस्तान का आर्मी का है या आईएसआई है, वो उनको पूरी तरीके से दिशा निर्देश देते हैं कि आप ये कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्टेट कंट्रोल मीडिया है, पूरे स्टेट कंट्रोल मीडिया, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान। ये भी आरोप लगा रहे थे पाकिस्तानी मीडिया में कि अजीत डोवाल पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये आरोप लगा रहे थे। देखिए अजीत डोवाल से भी ज़्यादा तो विक्रम सूद का नाम वो गालियां देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि विक्रम सूद जब आरएनडब्ल्यू के चीफ थे, आई थिंक 2002 या 2003 की बात होगी, तब उनको लगता है कि बलूचिस्तान की ये जो रेबल मूवमेंट है, चाहे वो BLA हो, BLF हो या बाकी तंजीमें हों, वो सामने आई। लेकिन आप देखिए ना हिपोक्रेसी क्या है। वो बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फ्रंट को आतंकवादी कहते हैं, लेकिन लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सबको ये कहते हैं कि नहीं ये तो जो है फ्रीडम स्ट्रगल कर रही हैं, ये तो हमारे लिए जिहाद कर रही हैं। तो ये दोगलापन है।